बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम आज के दिन के हवाले से बात करना चाहेंगे 27 दिसंबर और आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी मनाई गई। आपको बताते चलें घड़ी खुदा बख्श में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया। इब्तिदा में ख़बरें ये थी कि शायद पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब साबिक़ सदर जो है वो जलसे में शिरकत नहीं कर सकेंगे और उनके इस्लामाबाद में होने की इत्तलात थी, लेकिन साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने जलसे में पहुंचकर सबको हैरान भी किया कि वो किस तरीके से इतनी जल्द अज जल्द जो है वो घड़ी खुदा बख्श पहुँच गए। और उसके बाद जो खिताब किया गया उसमें वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि एक तरफ हुकूमत जो है वो मईशत को सुधारने की बात करती है, लेकिन ये हुकूमत चलाई नहीं जा रही, यानी महंगाई है, दूसरे तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है मुल्क मुश्किल में है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि डील की बात की जाती है और डील का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील नहीं करेगी। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मेंबर नेशनल असम्बली हैं शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा रहमानी साहिबा, खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। शाहिदा रहमानी साहिबा, आज पाकिस्तान की तारीख में एक अफसोसनाक दिन जबकि जो है आज 14वीं बरसी मनाई गई और जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शहीद किया गया लियाकत बाग रावलपिंडी में जब वो खिताब से वापस आ रही थी, क्या कहेंगी आप आज के दिन के हवाले से? देखिए जी, आज 27 तारीख मैं समझती पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन है। और आज भी चेयरमैन साहब ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने कहा कि काश ये 27 तारीख को इतना अंधोनाक वाकया ना होता तो मुल्क का ये हाल भी ना होता और एक अजीम लीडर का जिस तरीके से बहीमाना कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया, और एक इतनी बहादुर बेबाक खातून जिन्होंने पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पहली मर्तबा मुस्लिम दुनिया की वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का एजाज हासिल हुआ ट्वाइस ए टाइम, और जिंदगी रहती तो शायद वो तीसरी मर्तबा और चौथी मर्तबा भी एजाज होता है। लेकिन बदकिस्मती से कि हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर इस तरह के दहशत गर्दों को, दरिंदों को खुले आम छुट्टी दे दी जाती है और फिर उन्हीं से मुज़ाकरात की दावत दी जाती है। ये भी बड़ा अफसोसनाक अमल है कि वो टीटीपी का हो या टीएलपी हो, इस तरह की इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं उनको ना सिर्फ ये कि उन्हें कैसे किरदार तक पहुंचाया या बल्कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं और उनको कोई सजा देने सजा जजा का अमल ही नहीं रह गया। और आपने देखा एपीएस का वाकया हो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसा अलमनाक वाकया हो, 70,000 से ज्यादा हमारे लोग जो हैं इस वार एंड टेरर का शिकार हुए। और अभी भी आपने देखा कि किस तरीके से आप इमरान खान साहब जो एसएटीएफ से ना निकलने का इल्जाम अपोजिशन को देना चाह रहे थे, आप ये देखिए कि जो वाकया सानिया साहिवाल हुआ उसी सिलसिले की कड़ी थी कि हम दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, उनको माइट इज राइट के फार्मूले पे रियासत जब अमल करेगी तो इस तरह के वाकयात होते हैं, और जब वो इंसाफ नहीं होता, इंसर्जेंसी होती है माशरे में, तो वो माशरा जो है इंसर्जेंसी का शिकार होता है। और आज हमारी बदकिस्मती है कि वो मुल्क पाकिस्तान जो कि एक फलाही जमहूरी रियासत बनना था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ख्वाब था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिसे वाकई में एक जमहूरी मुल्क बनाया और उसे आइन दिया, पार्लियामेंट दी, एटमी कुव्वत लेकिन नाकाबिल तस्खीर बनाया, फिर उन्हें हैंग कर दिया जाता है नाकर्दा गुनाह की सजा में। और फिर उनकी बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो पूरी जिंदगी जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरियत के हकीकी जमहूरियत में नफाज के लिए 10-11 साल माशाल्लाह जनरल जिया से लड़ी, और उसके बाद जो उनको इक़्तिदार मिलता है वो फिर इलेक्शन 90s में उनकी गवर्नमेंट खत्म करके चुराए जाते हैं। फिर इसी तरीके से उनकी पूरी जिंदगी कैदोबंद और अपने की जमहूरी जद्दोजहद में जो उनके साथियों को, जो उनकी फैमिली को ऐसे ऐसे नुकसानात उठाने पड़े कि आज गड़ी खुदाबख्श का जो कब्रिस्तान है उन शहीदों के, जमहूरी जद्दोजहद के शहीदों से आबाद। और आज ये देखिए कि गड़ी खुदाबख्श आज हम अभी इसी काफिले में
रमा दमा है, निकले हैं अभी जलसे के बाद। तो ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान यहाँ उमड़ के चला आया, और यही वो शहीद हैं जिनके लिए अल्लाह ने कहा था कि ये जिंदा हैं, इन्हें मुर्दा ना कहो। और आज ये जिंदा हो, आज ये यहाँ से हुकूमत कर रहे हैं। आज देखें कि आज पाकिस्तान की जो सियासत का वो महवर है, वो एंटी भुट्टो और भुट्टो के इर्द गिर्द ही घूमता है, या सेवा ये सारी चीजें हैं। और आज वो जो जद्दोजहद थी जिसके बीबी के लहू से जिस जमहूरियत की आबियारी की सदर जरदारी साहब ने इस मुल्क में एक मरतबा फिर रिकंसिलेशन की पॉलिसी को लेके चले 2008 से 13 तक हमने तमाम पार्लियामेंट की सुपरमेसी को बरकरार किया। ना सिर्फ ये बल्कि सदर जरदारी ने तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। 18th अमेंडमेंट के जरिए सूबों को खुद मुख्तारी, एनएफसी अवार्ड जैसी नेमत में असर आई। लेकिन आप देखें कि फिर मुल्क की आज पार्लियामेंट जो है बेइख्तियार है, पार्लियामेंट जो है रबर स्टैम्प बना दी गई है। मुल्क को फलाही रियासत का जो ख्वाब था वो फिर आज मुल्क में मईशत जो है दिवालिया होने को है। मुल्क के अंदर जो आज महंगाई है, बदउनवानी है, जो आप देखें कि चाहे वो माशी बहरान हो, चाहे वो खारजा सतह पर आप कश्मीर का इशू देख लें कि कश्मीर का जो मसला है वो किस तरीके से अभी OIC के अंदर उसका जिक्र तक नहीं किया गया। कश्मीरी पाकिस्तान का साथ देने के जुर्म की पादाश में आज उनके मजालिम, हिंदुस्तान ने मजालिम के पहाड़ तोड़े हुए। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की खारजा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसी हो, माशी हो, एग्रीकल्चर हो, या आप गैस और बिजली के हालात देख लें, तो हर तरफ तबाही और बर्बादी का सुनामी मुसल्लत कर दिया गया है। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी जमहूरी पार्टी है, आज पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने भी यही बात की कि जी डील नहीं करते, एक जमहूरी पार्टी है, और जिस तरीके से कुर्बानियां हैं सियासत में, आज यहाँ कब्रिस्तान नहीं होता अगर डील की सियासत की जा रही होती। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगा कि सिंध में एक बल्दियाती कानून में जो तरामीम की गई हैं उसकी वजह से अब मुख्तलिफ एहतजाजी जो तहरीकें हैं वो भी चल रही हैं। कल एक जलसा किया गया महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने, और उसमें उन्होंने कहा कि जी अब कराची वाले हों या सिंध के शहरी इलाके हों, इनका अब कोई और मुतबादिल रास्ता नहीं है जब तक कि अलहदा सूबे का मुतालबा जो है बाकायदा सूरत में किया गया। और उन्होंने तमाम पार्टी फैक्शंस से भी अपील की है कि सब मुत्तहिद होकर ये जदोजहद करें। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा दो बातें। एक तो ये कि बेहतर नहीं होगा कि सबके साथ मुज़ाकरात करके इस बल्दियाती इलेक्शन की तरामीमी जो बिल है इसमें कुछ ऐसी तरामीम कर ली जाएं जिनसे कि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए ये मसला हल हो जाए। दूसरी जानिब अगर ये सूबे का मुतालबा किया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या रद्द अमल होगा, जो कि मुतालबा किया गया है कल के बाकायदा जलसे में, क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने डील की और जिसको बिल्कुल कतई तौर पे जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप किसी भी किस्म के खुफिया रास्तों से किसी डील के जरिए ना कभी इख्तियार में आए हैं और ना ही कभी मुल्क छोड़ के गए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी के फंदे को चुन के गले में डाल लिया, लेकिन उन्होंने कोई डील करके वतन से नहीं गए। इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को बहुत थ्रेट थी, उनको जिंदगी की बार बार थ्रेट दी गई, लेकिन वो ना सिर्फ वतन वापस लौटी और उन्होंने पूरी जब 18 अक्टूबर को उनकी वापसी पे इतना बड़ा धमाका किया गया, सैकड़ों कारकुनान अपनी जान से गए, हजारों जख्मी हुए, लेकिन उसके बावजूद बीबी डरी नहीं, बीबी मर्दानावार मुकाबला किया हालात का। इमरजेंसी लगा दी जनरल मुशर्रफ ने, लेकिन उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। वो वापस आई और आके उन्होंने जिस तरह मुकाबला करते ना, एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी जान ले ली गई, लेकिन आपने देखा कि वो किसी किस्म की डील नहीं की। और आज तक पीपल्स पार्टी इस तरह के चोर दरवाजों से किसी डील के जरिए इख्तिदार में ना आई है, ना आना चाहती। हम अवाम ताकत का सरचश्मा है और अवाम के साथ हमारी डील है कि हाँ बिल्कुल अवाम के लिए हम जो वादे करते हैं उसे इख्तिदार में आके पूरा करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जी जो हमारा एक्ट आया है बल्दियाती के हवाले से, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत पे यकीन करती है। यही वजह है कि हमने तमाम पार्टी से रिकंसिलेशन की पहले भी पॉलिसी रखी। आज भी हमारे जो वजीर बल्दियात है नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब जो कराची के सदर भी हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड जी
लेबर मिनिस्टर जी। है, वो डेलीगेशन हमारे मुख्तलिफ पार्टी से मिले और जो गवर्नर सिंह ने ऑब्जेक्शंस जो कहा था कि इसको अमेंड कर दिया जाए, उनको अमेंडमेंट किया कि सबसे पहले तो ये था कि हम इस कानून में जो था कि डायरेक्ट कोई इलेक्शन लड़ सकता था मेयर का, लेकिन अब ये कहा गया कि नहीं, जब एक अमेंडमेंट डाली गई कि वो यूसी चेयरमैन होगा और वही उसका काउंसिल का मेंबर होगा, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता, हमने उसको माना। एक ये था कि खुफिया रायशुमारी हैंड शो का, वो भी इसको भी हमने मान लिया, शो ऑफ है। अब ये बताएं कि इस कानून जब जिसकी अक्सरियत होती है वो आप मुशावरत के जरिए कानून बनता है और अक्सरियत की बलबूते पे वो पास होता है। अभी नेशनल असेंबली में 38 कवानीन क्या होते हैं, वो तो एक ऑर्डिनेंस है और वो ऑर्डिनेंस को जब सेनेट रिजेक्ट कर चुकी है तो उसे ज्वाइंट सेशन में लाके आपने देखा कि तमाम रूल्स को बुलडोज करके उसे पास कर लिया गया। कोई हमने अपोजिशन ने एहतजाज किया, कोई मुशावरत नहीं थी, किसी कमेटी में नहीं आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके ना उनके पास अक्सरियत थी जो उनको रिक्वायर्ड थी। उसके बावजूद जो है स्पीकर ने तमाम रूल्स को बालाए ताक रख के उसे पास कर लिया। अब सिंध हुकूमत ने तो जो कानून लेकर आए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने उसे पढ़ा है। देखिए, बगैर पढ़े शोर मचाना मैं समझती हूँ नामुनासिब है। इस वक्त जो एमक्यूएम की डिमांड थी कि टाउन सिस्टम आया जाए, पहले 18 टाउन थे, अब 25 से शायद 26 टाउन बन जाएंगे कराची में। नंबर 2 ये कि वो ये कहते थे कि आप जो है कूड़े कचरे का जो है वो भी हमें वजीर आला रखता है अपने पास, तो हमने अब वो भी लाकर मेयर को दे दिया। वाटर बोर्ड वो भी मेयर को दे दिया, वाटर बोर्ड के जो को चेयरमैन होगा वो भी मेयर कराची होगा। इस तरह टाउन्स के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स, जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ले जाता था, वो भी दे दिया। आप सारी अख्तियारात तो निचली सतह पे, उसको तो बड़ा मैं समझती हूँ बड़ा खुश आइन था और उसे वेलकम करना था। आप कहते डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे हम यकीन करते हो, यही वजह है कि हमने इसको निचली सतह पे मुंतकिल किया। पंजाब का जो कानून है उसको तो हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो सारे अख्तियारात वजीर आला के पास। अब ये कहते हैं वो जिनकी एक सीट नहीं है, जिन्हें अवाम एक काउंसलर बनाना पसंद नहीं करते, अब कराची को लसानियत की तरफ, फिर असबियत और लसानियत की आग में ढकेला जा रहा है। सूबे की अगर कोई बात करता है तो कवानीन मौजूद हैं, आप जाएं नेशनल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कराएं, लेकिन जब आपके पास ऐसी चीज नहीं और आप इसका शोशा छोड़ते हैं कि सूबे बनेंगे, तो सूबा का कोई तस्वुर ना करें कि कोई अपनी मनमानी उससे बना लेगा, क्योंकि इसके लिए कवानीन मौजूद हैं, कानून पे इम्प्लीमेंट होगा। आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप एक काउंसलर की सीट नहीं ले सकते और इस तरह की लसानियत और असबियत के अंदर आप शहरी और देही इलाकों को तकसीम करेंगे, ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। शाहिदा रहमानी साहबा, कल जो 2 नुकात खास तौर पे जिसपे पहले भी बात की जा रही, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी बात की कि केएमसी के अंडर में जो स्कूल्स, डिस्पेंसरियाँ, हॉस्पिटल्स थे, उसमें 1 से लेकर 14 ग्रेड तक लोकल तरीके से कराची के डोमिसाइल और पीआरसी रखने वालों की भर्तियां हो जाया करती थी। अब सिंध हुकूमत के तहत चलाने में ये होगा कि जो मुतालबा है वो ये कि ये तकर्रुरियाँ लोकल तरीके से कराची के रहने वाले लोगों को नहीं मिलेंगी। इस हवाले से भी एतराज़ किया जा रहा है, तो इसमें क्या कबात है कि अगर जो इतने अरसे से स्कूल्स, डिस्पेंसरियाँ, अस्पताल अगर वो केएमसी के अंडर में चल रहे थे तो केएमसी को उसे बेहतर अंदाज में चलाने के लिए कहा जाता और उसको केएमसी के मातहत छोड़ दिया जाता। पाकिस्तान से पहले से ये इदारा मौजूद है और ये तमाम चीज़ें या मुख्तलिफ जो चीज़ें केएमसी के पास हैं वो चल रही हैं। देखिए, कराची में जो केएमसी और डीएमसी के अंडर में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज चल रहे थे, उनका हाल आपको भी पता है, हमें भी पता है। घोष मुलाजमीन को घर बैठे तनख्वाहें दी जा रही थी, ना सिर्फ ये कि वो यहाँ पाकिस्तान में भी सैकड़ों हजारों की तादाद में मौजूद नहीं है। उनका जो हाल था, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ की कोई फैसिलिटीज नहीं थी। ये तो मैं समझती हूँ कि ये रियासत सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है हेल्थ एजुकेशन, और वो तो इम्प्रूव होगा। दूसरी बात जो इनका वावेला है कि जी अब तो मोस्टली लॉ ये बन गए हैं कि जो जिस यूसी में रहता है उसको वहाँ की मिलेगी, वहाँ का उसका डोमिसाइल और पीआरसी होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वावेला है, ऐसा हरगिज नहीं है।
कराची भी हम उतने ही समझते हैं, पूरा कराची कैपिटल ऑफ सिंध है, और यहाँ के शहरियों को हम उसी तरह इज्जत देते हैं जिस तरह इंटीरियर के सब पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक बराबर हैं, और कहीं किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कोई भी जमहूरी हुकूमत चाहेगी कि लोग हमें वोट ना दें, चाहे वो कराची में रहते हो चाहे वो सिंध में, अगर हम उन्हें नौकरियां देंगे, उन्हें सहूलतें देंगे, उसी बेस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इंप्रूव हो रहा है। और यही वजह है, कराची हो या इंटीरियर के इलाके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर इलेक्शन में वोट बैंक बढ़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर नेशनल असेंबली शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वफ़ा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कल एक जलसा किया, एक पावर शो किया गया, और इस जलसे में पहले से कहा गया था कि आवाम की मशावरत के साथ, कौम की मशावरत के साथ मुख्तलिफ ऐलानात किए जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ मुतालबात रखे गए, जिसमें जहाँ एक तरफ बल्दियाती कानून में जो तरमीमी एक्ट है उसमें तब्दीली की बातें की गई, और उसमें जो तब्दीलियां जो कि नामजद की गई या प्रपोज की गई वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा मुतालबा जो आया वो अब आफाक अहमद साहब की जानिब से ये आया कि जी सिंध के शहरी इलाकों को उस वक्त तक हुकूक नहीं मिल सकते जब तक कि उनके लिए एक अलहदा सूबा ना बनाया जाए। नाज़रीन, माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या दूसरी जमातें भी ये तमाम मुतालबे करती रही हैं, लेकिन इस तरीके से जलसे में एक बाकायदा आवाम से पूछ के और उसके बाद ये मुतालबा करना, और साथ ही साथ न सिर्फ इस हवाले से एक रेफरेंडम करा देने का इंदिया दे देना, बल्कि उसके साथ साथ जो तमाम फैक्शंस हैं जो साबका महाजिर कौमी मूवमेंट या साबका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से टूटने के बाद जो जमातें अलग हुई, जो लीडरान अलग हुए, उनसे भी ना सिर्फ बाकायदा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी गई, बल्कि ये भी कहा गया कि अब पहले तो कौम के मुत्तहिद होने की बात की गई थी, अब ये कहा कि जी तमाम लीडरान को भी एक पेज पर आना होगा और तमाम जो लीडरान हैं उन्हें मुत्तहिद होकर इस कॉज के लिए काम करना होगा। इसी हवाले से आफाक अहमद ने न सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो ओहदेदारान हैं उनके भी नाम लेकर के और उनसे दरख्वास्त की, बल्कि उसके साथ साथ पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमाओं का नाम लेकर उनसे भी दरख्वास्त की गई। साथ साथ डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए भी कहा गया कि जी वो भी अगर इस यानी इस जद्दोजहद में, इस कॉज के लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहें तो बिल्कुल वेलकम किया गया। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जलसों में और जुलूसों में, रैलियों में ये जो तकारीर की जाती हैं, इसमें जो ऑफर्स दी जाती हैं, इसमें सीरियसनेस होती है, या बाज़ दफ़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी इस किस्म की बातें की जाती हैं कि जी तमाम ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जब हम मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये मजमे में या जलसे में ये बात कर देना सीरियसनेस नहीं शो करती जब तक कि बाकायदा कोई ऑन ग्राउंड कोई चीज़ या कोई रिक्वेस्ट या बाकायदा मूवमेंट ना नजर आए। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाक सरज़मीन पार्टी के जनाब शब्बीर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम सर, कल के जलसे में न सिर्फ आफाक अहमद ने माजरत की, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने तमाम जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ ये फैक्शंस जो हुए या अलहदा पार्टियां बनी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, उनसे सबसे अपील की है, और उसमें उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से, अनीस एडवोकेट, अनीस कायम खानी, आप सब लोगों से अपील की है कि आप लोग सब एक पेज पे होके सूबे के लिए जिद्दोजहद करें। सर, क्या पार्टी में इस हवाले से कोई बातचीत हुई है, कोई लाएमल तैयार किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता हूँ कौन से पेज की बात कर रहे हैं वो। एक पेज पे तो तमाम लोग थी ना। आप अगर खुद आफाक साहब की बात करें तो ये भी तो एक पेज पे थे ना 1992 से पहले जब एमक्यू हकीकी बनी थी, ये सब लोग एमक्यू में ही थे। तो ऐसी कौन सी वजूहत थी एम छोड़कर गए, एमक्यू छोड़कर गए, उसके बाद कराची में एक तवील अरसे तक फसादात होते रहे और एमक्यूम हकीकी और एमक्यूम अल्ताफ हुसैन के लोग एक दूसरे को मारते रहे, कराची में कब्रिस्तान भरते रहे। खैर बाल इस मौजू पे मैं ये बात नहीं करना चाहता,
लेकिन एक पेज पे थे, एक पेज पे होकर क्या किया। और रहा सवाल आपने बात की सूबे की, तो सूबे की बात करना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सूबे तो, लेकिन सूबा इंतजामी हवाले से बने तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लसानी तरीके से अगर कोई सूबा बनता है तो ये फिर नुकसान है। इससे पहले भी आवाज उठती रही है सूबों के लिए इसी सिंध के अंदर, लेकिन खाली वो आवाज ही उठती रही है। तो खुदा ना खास्ता मतलब कोई ऐसा नारा ना लगे जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो, क्योंकि सूबा बनना कोई इतना आसान नहीं है ना। और मैंने पहले कहा कि सूबा अगर कोई इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से अगर बनते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। दुनिया भर में बहुत सूबे होते हैं, आबादी कम होती है लेकिन सूबे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि इंतजामी बुनियाद पर सूबे बनते नहीं है, सारे लसानी बुनियाद पर हैं। तो ये इस वक्त मैं समझता हूं कि शायद अच्छी बात नहीं है मेरी नजर के अंदर है, हमारी नजर के अंदर, क्योंकि हम तो ऐसा नारा लगा नहीं रहे। हम तो ऐसी कोई तकसीम की बात नहीं कर रहे जिससे खुदा न खास्ता सिंध में रहने वाले जो भाई हैं आपस के अंदर दस्ते गुरबा हों या लड़ें। इसमें पीपल्स पार्टी ने एक रोल प्ले किया है। आप ये करें कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाएं, चाहे घेराव करें सीम हाउस का, लेकिन सूबा बनना, एक नारा लगा देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल पैरा होना ये बहुत मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ ये इतना आसान काम नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है, बिल्कुल कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध के शहरी इलाकों के साथ ज्यादती की है, वो हमने हर फोरम पे आवाज उठाई है, सिवाय एक असेंबलियों के, क्योंकि असेंबली में हमारे लोग मौजूद नहीं है। बाकी हमने तो आप देखेंगे रोड पर, हम गुज़श्ता कई माह से हम रोड पर हैं, मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इजला के अंदर तकरीबन हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लोगों को मोबिलाइज हमने किया है। और कल भी एक बड़ा हमने प्रोग्राम किया है, एक प्रोटेस्ट किया है इसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इसी काले कानून के खिलाफ, जिसकी वजह से ये सिंध के शहरी इलाकों के साथ ज्यादती और जो जुल्म कर रही है, जो काला कानून इन्होंने पास किया है। पहले इन्होंने कोटा सिस्टम लगाया, इन्होंने 10 साल, उसके बाद 50 साल हो गए, उस कोटा सिस्टम खत्म होने को नाम नहीं ले रहा। और ये जब हुकूमत है इसने मजीद उसको और तवील कर दिया, तो ये ज्यादती है सिंध के शहरी इलाकों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान किसी सूबे में भी ऐसा नहीं है। तो फिर सिंध को बाकी दो सूबों से अलग थोड़ी है। तो सिंध में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंध के शहरी इलाके के जो नौजवान है, पढ़े लिखे, शब्बीर भाई, अगर चले लसानियत की बात नहीं की जाती, अगर आफाक अहमद साहब ये कहते हैं कि चलें ठीक है, जुनूबी सिंध की बात कर रहे हैं सर, वो ये कहते हैं चलें ठीक है, जितनी कौमियतें आबाद हैं तमाम के लिए जुनूबी सिंध या सिंध के शहरी जो बड़े शहर हैं उनको मिला के एक सूबा बना दिया जाए, उस सूरत में क्या पाक सरजमीन पार्टी साथ देगी इस जद्दोजहद में? नहीं, हम तो हमारी भी क्लियर पॉलिसी, हम बिल्कुल सूबे की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं इसी सूबे में रहते हुए सबको हकूक मिलने चाहिए। उर्दू बोलने वाले जो सिंध के शहरी इलाकों में आबाद हैं उनका भी राइट है, उनका भी हक है। और जो हमारे सिंध के देही इलाकों में जो लोग रहते हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, उनके साथ भी तो ज्यादती की है ना पीपल्स पार्टी ने। और सिर्फ कराची में सिंध के शहरी इलाकों में खाली उर्दू बोलने वाले थोड़ी रहते हैं, यहाँ भी हमारे सिंधी बोलने वाले भाई रहते हैं, यहाँ पर दीगर जबान बोलने वाले हैं, हमारे पख्तून भाई हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, सराइकी, दीगर जो लोग हैं जो भी इधर आकर आबाद हुए हैं, यहीं मर रहे हैं, यहीं जी रहे हैं, तो उनका राइट है, उनका हक है। जिन्होंने यहाँ का डोमिसाइल बनाया है, जो यहाँ पर रह रहे हैं, इनका शनाख्ती कार्ड, परमानेंट एड्रेस यहाँ का है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का है, तो ये उनका राइट है। तो ये तमाम हकूक सबको दे दिए जाएं। बाकी सूबा तो पीपल्स पार्टी के पास है ना, ये तो इन्होंने क्या कर दिया सूबे के अंदर? कौन सी दूध की नहरें बांधी या शेख की नहरें बांधी? या बलूचिस्तान में अगर कोई हमेशा से बलोच वज़ीर आला बनता है तो उसने कौन से बलूचिस्तान में वो बहुत ज्यादा काम करवा दिया? तो मैं ये समझता हूँ ये चीजें नफरतों को मजीद जन्म देंगी। हम नहीं चाहते कि हमने एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है पाक सरजमीन पार्टी ने और पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन, उनके कारकुनों ने और उनके सदर ने। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नफरतें हों। हाँ, नफरतें थी कराची में लसानियत की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर, उसको खत्म करने में तो हमने जरूर अपना किरदार अदा किया है। और हम यही दुआ करते हैं कि ये नफरतें खत्म हो। पाकिस्तान और ये सूबा, ये हमारा सूबा है, ये हमारा मुल्क है। हम ऐसे काम कर जाएं ताकि दुनिया में, हम दुनिया की ज्योग्राफी में अपने मुल्क का और अपने सूबे का नाम रोशन करें। तो हम तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जदोजहद करें जो पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये तफरीक कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने अमल से, और पीपल्स पार्टी ये जुल्म ज्यादती पीपल्स पार्टी कर रही है। और पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि उनके कानों में आवाज नहीं जा रही है। ये बिल्कुल हमने कल फैसला किया है कि अब हम सीएम हाउस जाकर इनके कानों में आवाज लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ी तादाद पर अकड़ते हैं ना कि हमने अददी तौर पर, हमारी अक्सरियत और हमने फैसला किया है, तो हम अपनी गिनती गिनवाएंगे उनको जाकर। और रहा सवाल, अच्छा शब्बीर भाई, मुझे बताइएगा कि सर गुज़श्ता चंद माह समझ लें, इसमें कुछ उर्दू स्पीकिंग या महाजर कौमियत या लसानियत या इन तमाम चीज़ों की बातें ज़्यादा की जा रही हैं। महाजर कल्चर डे भी मनाया गया, मुख्तलिफ दूसरी पार्टियां जो हैं वो भी उसमें शरीक हुई। जिस तरीके से महाजर कल्चर डे बनाया गया, उसमें भी एक ऐसी बात कर दी गई जिस पे सब लोग, इवन वहाँ जो लोग शुरका मौजूद थे वो भी बड़े परेशान हुए। सर क्या समझते हैं, क्या ये चीज़ें मतलब ये जो इस वक्त बल्दियाती एक्ट है या ये जो तरमीमी बिल है, इसकी वजह से है
या कुछ चीजें अब ये ऐसी डेवलप हो रही हैं, या क्या समझते हैं आप, कोई इसमें जानबूझ के ये चीजें कराई जा रही हैं, या ये कि हालात की वजह से, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से अब लोग इस किस्म की बातें करने पर मजबूर हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, माशाल्लाह आपका भी बड़ा एक तजर्बा है और हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ये चीजें मैं ही समझता हूँ ना पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं, ना हमारे सूबे के लिए अच्छी हैं, ना हम सबके लिए बहैसियत एक इंसान अच्छी हैं। देखो, कल्चर डे मनाना कोई बुरी बात नहीं है, हर बिरादरी भी अपना डे कल्चर डे मनाती है, होना चाहिए। लेकिन इस तरह से जिस तरह पहले सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा था, महाजिर कल्चर डे, तो एक बिल्कुल लसानी इकाइयां बिल्कुल जाहिर नजर आ रही है ना। तो मुझे खदशा है, छठी इस खेती अल्लाह ना करे कोई इन मामलात की वजह से बीच में कोई खुदा ना खासा से शरारती लोग ना घुस जाएं जो नस्ली फसादात करवा दें, हमें डर लगता है। तो अभी बिल्कुल पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, तो इस पाकिस्तान के झंडे के तले सब लोग अपना कल्चर डे मनाए ना, बिल्कुल सब लोग, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे, हम अपना रोल प्ले करेंगे, हम अपना रोल प्ले करेंगे। इस पाकिस्तानी परचम के तले तमाम लोग अपने लिबास में, तमाम लोग आए, तमाम लोग अपने लिबास के अंदर अपने अपने कल्चर को मुतारिफ करवाएं भाइयों की तरह। लेकिन अलग अलग कल्चर मनाना, इस तरह से दिन मनाना, ये कोई भी शरारत कर सकता है। खदशा है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन हमें देखना पड़े, लेकिन खदशा लगता है, डर लगता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिससे हम मुतम्मिल हो नहीं सकते। तो हम अल्लाह ताला से दुआ ही करते हैं। बहरहाल हमने कहा ना कि मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारी हरकतें की हैं, इन्हीं को फायदा पहुंचता है वो इस किस्म की हरकतें करके, क्योंकि पहले उन्होंने कोटा सिस्टम लगाया, फिर लसानी बिल, इनकी तारीख आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्हीं की हरकतों की वजह से बांग्लादेश तकसीम हुआ, मुल्क तकसीम हुआ, बांग्लादेश बना, और अभी इन्हीं हरकतों की वजह से खुदा ना खासा इसी किस्म से लोगों को मोबे वतन लोगों को ये ज्यादती कर और वो उनके साथ ज्यादती नाइंसाफी कर रही है। अच्छा सर, आप समझते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से टीटीपी से बात करनी चाहिए या मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए, या वो बात जो आमिर लियाकत ने की वो सही है कि चले जब टीटीपी से बात हो रही है तो और लोगों से भी बात की जा सकती है? इसका जवाब तो आमिर लियाकत साहब देंगे आपको। नहीं सर, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी की टीटीपी से बातचीत जी डिपेंड करता है सूरत हाल के ऊपर। हाँ ठीक है ना, सूरत, और जो मुल्क का नज्म नस्क चला रहे हैं ये वो बेहतर समझते हैं किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आमिर लियाकत साहब ने जलसे में बात की है तो आमिर लियाकत साहब अभी जलसे में बात कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपको पास क्लिप होंगे या मैं भेज देता हूँ, ये तो खुद मुखालफत करते हैं, खुद नहीं सर, दोबारा मुखालफत भी कर दी है, ये तो खुद आज दूसरा स्टेटमेंट भी आ गया, उन्होंने कहा जी दोनों गलत हैं। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, टीटीपी से मुज़ाकरात करने चाहिए, या आपकी पार्टी इस पे क्या मौक़िफ़ रखती है? मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खिलाफ है, कहती है नहीं जी कभी भी जो है, अगर आपको याद हो कि किस तरीके से एपीसी का जो यानी ख़ास तौर पे आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, या दूसरे वाक़यात, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बात की जाए, वो कहती है किसी सूरत भी टीटीपी से बात नहीं करनी चाहिए। पाक सर ज़मीन पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है सर? अच्छा, ये तो पीपल्स पार्टी कह रही ना, हम इत्तेफाक से कह लें कि आज बाकायदा हमारा टाइम था टीएलपी के लोगों से, जो यहाँ की सूबाई क़यादत है उनसे, लेकिन आज मसरूफियत की बारिश की वजह से वो हमारी मीटिंग नहीं हो सकी है, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पास जा रहे हैं। आपने देखा होगा, और खुद आपके चैनल ने कवर भी किया, हम जमात इस्लामी के पास 2 मरतबा चलकर गए हैं, हम पीटीआई से हमारे वक्त से मुलाकात की है, और हमने तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम मिल ही रहे हैं। तो इस वजह से, और एमक्यूएम ने हमें बुलाया नहीं, एमक्यूएम तो हमें मानती ही नहीं है, खैर छोड़ें, एक लंबी वैसे वो माने ना माने, अगर वो बुलाते तो फिर हम सोचते हैं जाने के लिए, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। हम अपना खैर रोल प्ले कर रहे हैं, अब टीएलपी पास जा रहे हैं, टीएलपी की भी कुव्वत है, उनके लोग भी पार्लियामेंट में मौजूद है, और हम सबके पास ही जा रहे हैं वक्तन फोक्तन। तो इंशाल्लाह 2-3 रोज हम टीएलपी से मिलेंगे। और क्यों जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी, इस सब एक पेज के ऊपर, कि जो पीपल्स पार्टी ज्यादती पीपल्स पार्टी ने उस वसूल के साथ किए, खासकर शहरी इलाकों के साथ किए, ये जो इन्होंने बिल पास किया है 2021 तरमीमी बिल, इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो तमाम इख्तियारात जो यहाँ पे बल्दिया के पास या सिटी हुकूमत के पास होती थी, वो इन्होंने तमाम इख्तियारात सूबे में ले लिए हैं। तो सूबे की परफॉर्मेंस कोई बेहतर थोड़ी थी सुबाई, चलो अगर बेहतर होती तो हम बर्दाश्त करते हैं, सब्र कर लेते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी बेकार है ना। तो इस वजह से हम लोग सबके पास जा रहे हैं और सबको अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम ही सियासी जमातें इस बिल के खिलाफ मुखालफत कर रही हैं। तो पीपल्स पार्टी को हरदर्मी नहीं करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को सोचने पे मजबूर सब तमाम पार्टियां कर रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की, मैंने पहले कहा ना कि पीपल्स पार्टी
कि कानों में आवाज जा नहीं रही है। सीएम साहब बिल्कुल सीएम हाउस के अंदर बिल्कुल महदूद होकर रह गए। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, 2 जनवरी को हमारा एक बड़ा हमने वर्कर इजलास रखा है, उसमें मुशावरत करने के बाद में एक अहम ऐलान करेंगे और हम जाएंगे बिल्कुल। फिर हम ये मौत से नहीं डरते हैं, हम नहीं घबराते, क्योंकि अब मुस्तफा कमाल साहब का कहना है कि हम बार बार अपनी माओ और बहनों को रोड पर नहीं लेकर आएंगे। हम गुज़श्ता 5 प्रोग्राम कर चुके हैं, बार बार हमारा प्रोग्राम सिर्फ यही नहीं रहेगा कि हर संडे को हम लोगों को बुलवा के हम तंग करें और अपनी तकारीर सुनवाएं, नहीं, बल्कि अब अमलन रिजल्ट देने का वक्त आ गया है। तो उसमें भले हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देंगे। पहले भी ज़ाहिर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मूव हुई थी और वहां पर खुद मुस्तफा कमाल साहब को अरेस्ट किया था, हमारे लोगों पे शेयरिंग की थी, लोगों को जख्मी किया था पुलिस ने सरकारी जो रियासती जो मशीनरी इस्तेमाल की थी। तो अब उससे हम डरते, हम जाएंगे, ज़ाहिर हम पब्लिक को रिजल्ट देंगे। हम कोई बाहर बैठकर आवाज नहीं लगा रहे, यहीं बैठकर मुस्तफा कमाल ने खुद ने कहा है कि मैं खुद आगे बढ़कर पहले गोली में खाऊंगा, उसके बाद मेरे पीछे आवाम होगी। हम मुस्तफा कमाल वो लीडर नहीं है कि बाहर बैठकर और लोगों को वर्गलाएं और लोगों को परेशान करें, नहीं, इंशाल्लाह ताला हम लोगों का रिजल्ट देने का वक्त आ गया है। और अब हम देखिएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इस जनवरी जो आने वाला साल है 2022 के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इंकलाब की नवीद सुनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा पाक ज़मीन पार्टी शब्बीर कायम खानी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में साबिक नाज़िम कराची यानी जो पहले नेमतुल्लाह खान साहब मेयर रहे हैं, नाज़िम कराची रहे हैं, उनकी कुछ एक ऐसी पिटिशंस थीं या दरख्वास्तें थीं जिसके ऊपर आज समातें हुई। और उसी समात के हवाले से जो गैर कानूनी तामीरात या जो इंक्रोचमेंट के हवाले से समात थी, जिसमें गटर बागीचा या दूसरे ऐसे रफाही प्लॉट जिस पे केएमसी की जानिब से सोसाइटीज़ बनाई गई, उस हवाले से समात की गई। और मेयर कराची एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को कुछ सख्त रिमार्क्स का भी सामना करना पड़ा, जिस पर जब उन्होंने उन रिमार्क्स का जवाब दिया तो उसकी जवाब में जो 2 रुकनी बेंच जो आज चीफ जस्टिस की सरबराही में, गुलजार साहब की सरबराही में समात कर रही थी, उसने पहले तो ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि वज़ीर आला सिंध को ये हुक्म दिया जाएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची को फ़ौरन जो है वो अपनी ओहदे से बर्खास्त कर दें और उसके बाद कोई न्यूट्रल या गैर जानबदार शख्स जो है ना वो मेयर लगाया जाए। बहरहाल उसके बाद गैर मशरूत माफ़ी के जवाब में ये फ़ैसला वापस ले लिया गया। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे जिस तरीके से रफाही प्लॉट्स पर कब्ज़े किए गए या ये जो दरख्वास्तें जो कि साबिक़ मेयर कराची नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की जानिब से दी गई और जिस पे अब समातें हो रही हैं, जिस पे बहुत सी चीज़ें मिसमार की गई, बहुत से जो अराजी है वो वागुजार कराई गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उस्सामा जी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं और मेंबर नेशनल असम्बली हैं उस्सामा कादरी साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्सामा भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। वालेकुम अस्सलाम साहब। सर क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा उस्सामा भाई, एक तो आपसे हम बात करना चाहेंगे, आज समात भी हुई है और ख़ास तौर पे जो ऐसी अराजी है जिस पे कब्ज़ा किया गया है या ये कि जो कि इंक्रोचमेंट और तजावुज़ात की वजह से बहुत सी ऐसी अराजी है जो कि रफाई प्लॉट्स हैं, मुख्तलिफ दीगर चीज़ें हैं जिसके ऊपर केएमसी की जानिब से सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। अब उसको वापस करने की बात की जा रही है और वो जितनी अराजी है वागुजार कराने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जी। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई है मुर्तज़ा वहाब साहब को लेकर, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें आप एक चीज़ ये ध्यान में रखिए और जो नाजरीन और सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनके लिए भी मैं एक बात ये बिल्कुल बरमला कहूँगा कि ये सिर्फ कराची के चंद इलाकों का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे सिंध का एक मसला है। और अगर मैं इससे माजी में जाता हूँ और माजी बईद में अगर मैं जाता हूँ तो मैं बिल्कुल ये कहने में हक वजानिब हूँ कि उन तमाम जमीनों के फैसले होने चाहिए कि जिन जमीनों के ऊपर नाजायज काबिजीन बैठे हुए हैं। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि गोठों को आबाद करके गोठ आबाद स्कीमों के जरिए कितने सालों के अंदर, अपने इन 13-14 सालों के अंदर कितनी नई गोठ आबाद स्कीमें
जो लॉन्च की गई हैं सिंध हुकूमत की, सिंधी जबान बोलने वाली कम्युनिटी के वजीर आला ने और उसकी सूबाई काबीना ने, उनके ऊपर क्या इकदामात उठाए गए। मैं कहता हूं कि जो कुछ आज तक कराची शहर में और कराची शहर से बाहर जो भी इस किस्म के वाकयात होते रहे, उनके सद्देबाब होना चाहिए और उन मुलजिमान को, उन मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और अगर मैं, ये तो माजी करीब की बात होगी, माजी बईद की बात करूं तो मैं फिर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज और रखना चाहता हूं जी, कि अगर 1947 के बाद जिन जमीनों पर कब्जा हुआ, क्या वो मेरी मौजूद अदालत उज़्मा के सामने वो केस नहीं आना चाहिए कि मेरी मतरूका सिंध की जो जमीन थी 70%, उसके ऊपर जो नाजायज काबिजीन बैठे हैं, जो आज के वडेरे और जागीरदार और सरमाएदार ये लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं वो भी उनके सामने लेकर आऊं। क्या उनके इल्म में नहीं है कि सिंध की 70% जमीन का मालिक हिंदुस्तान से आने वाला वो महाजिर था कि जिन्होंने अपनी जायदाद, अपनी जमीनें, अपने मकानात, अपने कारखाने, अपने कारोबार, तमाम तर चीजें छोड़कर वहां से आया था और उस जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा किया। और आज भी अच्छा उसामा भाई, थोड़ी सी सर आपसे अब मैं कुछ बात करना चाहूंगी कि वक्त की कमी है, यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कल महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने एक जलसा किया जिसमें उन्होंने न सिर्फ माजरत की, आपकी पार्टी के लीडरान का बाकायदा नाम लेकर के उन्होंने, यानी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, इन सब के नाम लेकर उन्होंने कहा कि जी अब वो अपील करते हैं कि जब तक के जनूबी सिंध सूबा नहीं बनता उस वक्त तक सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल नहीं किए जा सकते। सर आपका भी एक देरीना मुतालबा है, तो सर क्या इस अपील के ऊपर कुछ सीरियसनेस दिखाई जाएगी, कुछ सोचा जाएगा, कोई लाएमल इख्तियार किया गया है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये बिल्कुल वादे इंस्टांस भी है, वादे उसका मौक़िफ़ भी है और उसने क्लियर एक चीज बिल्कुल अपनी कौम के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने और सिंध के उन वडेरों और जागीरदारों के सामने ये बिल्कुल वादे तौर पर क्लियरली रख दी है कि अब सिंध में दो कौमियतों का वजूद जो है उस पर मोहर जो है वो जरदारी साहब ने और उनके ले पालक बेटे मुराद अली शाह ने ये रख दी है कि तकसीम दर तकसीम के अमल के बाद अब जो है वो ये चीज बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि सिंध जो है वो दो लिसानी जमातों का सूबा है। तो लिहाजा अब इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो आज अगर माजी करीब में हम जाकर देखें तो आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आएगी कि सूबे का नारा जो है वो लगाया जाता था और अगले ही दिन मिटा दिया जाता था। लेकिन जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक अलग सूबे का, जनूबी सूबा सिंध कहें उसको कराची सूबा कहें या मतरूका सिंध सूबा कहें, उसके नारे को लगाया है और आज तक असेंबली में भी उसकी बाज़ सुनाई देती है। सर तो क्या आफाक साहब की इस अपील पर लब्बैक कहा जाएगा? आप सीरियसली कुछ सोच रहे हैं संजीदगी के साथ कि कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई बातचीत होगी, या आप अपनी जद्दोजहद अलग रखेंगे? मुख्तसरन बता दीजिए। आफाक साहब ने ये बात कही है, ये यकीनन एक अच्छा साइन है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आवाज आज से नहीं, अरसे दराज से ये उसका मंशूर में शामिल भी थी और उसके बुनियादी नुकात में ये चीज है भी। तो उसके लिए जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आवाज उठाती रही है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उसकी नुमाइंदगी भी है और उस पर जो है उसके MPs, MNs, सेनेटर्स मुस्तकिल आवाज उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आफाक अहमद साहब को इस पर अपनी आवाज मिलानी चाहिए और मुत्तहिद होकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इस एक सूबे के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ सूबे की बात तो अब इंतहाई करीब है जी। इसको एक चीज ध्यान में रखें, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी नजरियात से ताल्लुक रखते हो, मसलकी हो, मजहबी हो या उनके सियासी नजरियात अगर मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले भी हों, लेकिन उन्हें एक सूबे के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर उन्हें मुज्तमा होना पड़ेगा। ठीक सर, तो ही उनमें उन सबकी भलाई और बेहतरी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा काजी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली
उसामा कादरी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।